नमस्कार, ये ललन टॉप शो है और हम हैं सिद्धांत। और आज जानेंगे कि भारत कनाडा के रिश्तों से जुड़ी कौन सी नई जानकारियां सामने आई हैं। कनाडा में इंडिया के हाई कमिश्नर ने कनाडा के बारे में क्या नए खुलासे किए हैं और कनाडा ने आग में घी डालने वाला कौन सा काम किया है। इसके बाद चुनावी राज्यों के बारे में बात की जाएगी और फिर ओडिशा में आए चक्रवात पर भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर पर बात करते हैं। Powered by Standard Electricals, Sensodent K and Higher। बढ़ाई जब आपने परफॉर्मेंस बोला गॉट अ डैश, हमने दिया हॉट वाटर इन अ फ्लैश। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का हायर स्टैंडर्ड। भारत कनाडा के रिश्तों में पिछले काफ़ी समय से तनाव चल रहा है। अब कनाडा ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो इन मतभेदों को और भी गहरा कर सकते हैं। अपराधी गोल्डी बराड़, जो भारत में मोस्ट वांटेड घोषित है, उसे कनाडा सरकार ने अपने देश की मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट से हटा दिया है। गोल्डी बराड़ भारत में कई अपराधों में जुड़ा रहा है, जिसमें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर भी शामिल है। उसे अभी कनाडा में ही छिपा बताया जाता है। भारत सरकार की अनुशंसा पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। क्या है इंटरपोल और क्या होता है रेड कॉर्नर नोटिस, ये भी जानते हैं। इंटरपोल पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल संस्था है। काम विभिन्न देशों की पुलिस के बीच सहयोग से उन अपराधियों को पकड़ना जो एक से अधिक देशों में वांटेड हैं। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है फ्रांस के लियोन शहर में। जब इंटरपोल सदस्य देशों में किसी संदिग्ध अपराधी को ट्रैक करना होता है, गिरफ्तार करना होता है, तो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। ये नोटिस जारी होने के बाद इंटरपोल की पुलिस मिलकर उसे ढूंढ सकती है ताकि प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की जा सके। अब इंटरपोल से वापस गोल्डी बराड़ पर लौटते हैं। उसका नाम कनाडा की वांटेड अपराधियों की लिस्ट से हटाना बड़ी बात है, क्योंकि अव्वल तो वो छटा हुआ गुंडा है। मूसेवाला मर्डर केस की जिम्मेदारी तो उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ही ली थी। दूसरी बात, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम करता है। लॉरेंस का गैंग किस तरह के अपराधों से जुड़ा है और कितना कुख्यात है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम आपको पहले भी ललन टॉप के कई सारे शोज में हम बता चुके हैं। उस पर जो तीसरा इल्जाम है और तीसरी जो जरूरी बात है इस पर, वो ये है कि गोल्डी बराड़ पंजाब में हथियारों की तस्करी और हत्या और धमकी देने जैसे कई मामलों में आरोपी है। भारत सरकार ने उसे आतंकवादी भी घोषित कर रखा है और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना है। बराड़ को कनाडा में मिली राहत भारत कनाडा संबंधों के लिए कैसे महत्व रखती है, ये भी समझ लेते हैं। प्रथम दृष्टया इस कदम का इंप्रेशन ये है कि कनाडा ऐसे अपराधियों और चरमपंथियों को राहत दे रहा है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, और कनाडा का ये रवैया चरमपंथ के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग की कमी भी दिखाता है। ऐसा नहीं कि बात हम ही कह रहे हैं, ये सारी बातें कनाडा में भारत के पूर्व उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने भी बताई हैं। भारत ने उनको कनाडा से वापस बुला लिया है। अब देश वापस आकर उन्होंने कनाडा सरकार से जुड़ी कई अहम बातें साझा की हैं। सबसे पहले बताते हैं कि उन्होंने गोल्डी बराड़ पर कनाडा सरकार के रवैये को लेकर क्या कहा। जब हम कनाडा के साथ सरकारी चैनल्स के माध्यम से बात कर रहे थे, तब हमने गोल्डी बराड़ का नाम हमारी प्रत्यर्पण सूची में डालकर उन्हें भेजा था। अब वहां ये नियम है कि उनकी जो पुलिस है RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, वो कोई वांटेड लिस्ट नहीं बनाती। उनका एक नागरिक संगठन है, नाम है बोलो। इस संगठन ने कनाडा में अधिकारियों के साथ बैक चैनल बातचीत करके 10 वांटेड अपराधियों की लिस्ट तैयार की है। कहने पर लिस्ट में बराड़ का नाम डाला गया है। अब अगली बार हमने लिस्ट देखी तो उसका नाम गायब था। न्यूज एजेंसी NI को दिए इंटरव्यू में संजय कुमार वर्मा ने कई ऐसी सारी बातें बताई हैं जो आपको चकित कर सकती हैं। हम 3 बड़ी प्रमुख बातों का जिक्र करते हैं। मैं अल्बर्टा के एक शहर में था। वहां भारतीय मूल के लोगों ने एक डिनर रखा था। वहां बाहर काफी लोग इकट्ठा थे जो खालिस्तान के नाम पर ओछी हरकतें कर रहे थे। आगे संजय वर्मा ने बताया कि इस इवेंट में मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। जब मैं गुजरने लगा तो मुझ पर तलवार से हमले करने की कोशिश हुई। वो तलवार मेरे शरीर से 2 से 2.5 इंच दूर तक आ गई थी। यदि कनाडाई राजनेता इतने नौसिखिए हैं कि वो चाहते हैं कि मैं ये न जानूं कि मेरे दुश्मन यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मुझे खेद है कि वो नहीं जानते कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। मैं आपको सामयिक क्रम समझाना चाहता हूँ और आपके मार्फत आपके दर्शकों को। 12 अक्टूबर जो रविवार का दिन था, सुबह मैं वहाँ गया
उनके विदेश मंत्रालय में, वो GAC कहलाता है, ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा। और वहाँ जाने के बाद थोड़ी बातचीत के बाद मुझे एक कागज़ दिया गया जिसमें ये लिखा था कि मैं और मेरे 5 अन्य सहयोगी सहकर्मी ये पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं और भारत हम लोगों की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को हटाए ताकि हमें इंटरोगेट और इन्वेस्टिगेट किया जा सके वहाँ की जो फेडरल पुलिस है RCMP उसके द्वारा। तो एक अच्छे मैसेंजर के रूप में वो खबर लेकर हम लोगों ने वापस दिल्ली भेजी। फिर दिल्ली में जो हमारे वरीयतम अधिकारी हैं विदेश मंत्रालय में, उन्होंने यहाँ के कनाडा के जो एक्टिंग हाई कमिश्नर थे उस वक्त, उन्हें बुलाया मंत्रालय में और उन्हें समझाया कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने यह कदम उठा लिया है तो हमारे पास अब कोई भी और उपाय नहीं बचता है इसके सिवाय कि हम अपने उच्चायुक्त को, अपने हाई कमिश्नर को और उनके 5 अन्य सहकर्मियों को जो आपने नामित किया है उन्हें भारत वापस बुला लें। और तो ये जब रिपोर्ट मैं मानता हूं कि जब ये रिपोर्ट कनाडा के एक्टिंग हाई कमिश्नर ने अपने हेडक्वार्टर्स ऑटवा को भेजा होगा तो ऑटवा ने ये देखा कि अच्छा भारत इसको वापस बुला रहा है। फिर उन्होंने किसी कारणवश एक नया नोट इशू किया जो डिप्लोमेटिक नोट कहलाता है, जो कि ईमेल से भेजा हम लोगों को, और उसमें यह लिखा कि मुझको और मेरे 5 अन्य सहयोगियों के जो पहले भी नामित थे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में, इन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा अर्थात अवांछित राजनयिक के रूप में वहां से भारत भेजा जा रहा है। आप जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में संजय वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट यानी संदिग्ध बताया है। विदेश मंत्रालय ने संजय कुमार वर्मा के खिलाफ आरोपों को खारिज किया है। साथ ही कहा है कि संजय भारत के सबसे वरिष्ठ राजनयिकों में से एक हैं और कनाडा सरकार पर उन पर लगाए गए आरोप हास्यास्पद है। इसके बाद संजय वर्मा को भारत ने देश वापस बुला लिया था। इन्हीं घटनाक्रमों के बीच भारत ने 14 अक्टूबर को भी कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। कनाडा से जुड़ा एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने 2025 से विदेशी अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। उन्होंने इसे कनाडा फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा बताया है। कहा है कि उन्होंने कि कंपनियों को नौकरियों में अब कनाडाई नागरिकों को प्राथमिकता देनी होगी। अगर कंपनियां दूसरे देशों से कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर नौकरी पर रखती हैं तो उन्हें पहले ये साफ करना होगा कि उन्हें कनाडा में उस पद के लिए योग्य नागरिक नहीं मिले। ट्रूडो का कहना है कि यह फैसला अभी अस्थायी ही है और इसका उद्देश्य है कनाडा की बढ़ रही आबादी को नियंत्रित करना। ट्रूडो का यह फैसला थोड़ा चौंकाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वही ट्रूडो थे जो कोविड काल के बाद दूसरे देशों से लोगों को बुला बुलाकर अपने यहां नौकरी बांट रहे थे। 2022 की बात करते हैं। कनाडा लेबर की कमी से जूझ रहा था। कोविड काल धीरे धीरे बीत ही रहा था। तब ट्रूडो सरकार ने कुछ नियम बनाए जिन्होंने अस्थायी विदेशी कर्मचारियों के लिए कनाडा आकर काम करना आसान बनाया। गैर कनाडाई लोगों को रोजगार से जुड़े प्रतिबंधों में राहत दी गई, सैलरी बढ़ाई गई। इससे सबसे पहले तो यह हुआ कि बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स ने अमेरिका की बजाय कनाडा की यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना चुना। विदेश मंत्रालय के एक डेटा के मुताबिक साल 2024 में करीब 13,35,000 इंडियन स्टूडेंट्स ने विदेशों में पढ़ाई के लिए दर्ज कराया अपना नाम। इनमें से सबसे ज्यादा 4,27,000 छात्र कनाडा पहुंचे। नौकरी के नियमों में ढील के बाद इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट वहां जाकर पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे थे। अब नियम फिर से सख्त होने के बाद इनको बड़ी समस्या होगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ये खबर यही तक। अब दिन की एक और बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। अनमोल पर कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के साथ साथ सलमान खान के घर पर फायरिंग और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी शामिल होने का आरोप लगा है। अनमोल के खिलाफ NIA की तरफ से 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है। दोनों मामले 2022 में दर्ज किए गए थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्या केस में मुंबई क्राइम ब्रांच
ब्रांच को आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि सभी शूटर अनमोल बिश्नोई के सीधे संपर्क में थे। हत्या करने वाले 3 शूटरों ने वारदात से पहले भी अनमोल से बातचीत की थी। अनमोल भी आरोपियों से कथित तौर पर अमेरिका और कनाडा से कनेक्ट था। अनमोल बिश्नोई के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां भी आपको बता देते हैं। अनमोल पर कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो जोधपुर जेल में भी रह चुका है। 7 अक्टूबर 2021 को उसे जमानत मिली, जिसके बाद से वो फरार है और लगातार ठिकाने बदल रहा है। अपने फर्जी पासपोर्ट लेकर भारत से भागा। पिछले साल केन्या में देखा गया और इस साल कनाडा में अप्रैल 2024 में सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल के नाम पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए अनमोल के नाम से एक पोस्ट भी शेयर किया गया था। बड़ी खबरें यहीं तक, अब सुर्खियां। पहली सुर्खी चुनावी राज्यों से। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहां अजित पवार वाली एनसीपी ने 7 कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। खास नामों पर बात कर लेते हैं। इस्लामपुर से निशिकांत पाटिल को टिकट दिया गया है। अणुशक्ति नगर से पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को, लोहा सीट से पूर्व बीजेपी सांसद प्रताप पाटिल को और बांद्रा ईस्ट सीट से बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को। ठीक सुना आपने, बांद्रा ईस्ट से जीशान सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। जीशान मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। पिता बाबा सिद्दीकी के निधन के बाद अब जीशान कांग्रेस को छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो गए हैं। पार्टी बदलने के बाद उन्होंने कहा कि इस सीट को जीतना मेरे पिता का अधूरा सपना था। जब से होश पाया है हम कांग्रेस पार्टी में ही थे, पर कांग्रेस पार्टी ने हमें जो वैल्यू थी वो कभी दी नहीं और इस कठिन समय में भी हमारे साथ बहुत खेल रचे हैं और उसका जवाब जनता जरूर देगी। जीशान के अलावा इस लिस्ट में दूसरा इंटरेस्टिंग नाम है निशिकांत भोसले पाटिल का। निशिकांत सांगली से बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। 25 अक्टूबर को उन्होंने बीजेपी छोड़ एनसीपी अजित पवार ज्वाइन कर ली। निशिकांत इस बार इस्लामपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके लिए यह मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। उनका सीधा मुकाबला एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल से होगा। भारतीय जनता पार्टी के मेरे शीर्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब के आदेश से मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ज्वाइन किया। गठबंधन की सरकार है, महायुति की सरकार है। ये जगह जो इस्लामपुर विधानसभा है वो राष्ट्रवादी के लिए गई, इसलिए भाजपा से वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा मुझे। और ये इलेक्शन इस्लामपुर विधानसभा में मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ये चुनाव जीत जाऊंगा, ऐसे मुझे निश्चित उम्मीद है। वहीं ज्यादा चर्चा मुंबई में पड़ने वाली वर्ली सीट को लेकर भी है। इस सीट पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, लेकिन हाल ही में शिवसेना शिंदे ने भी इस सीट पर मिलिंद देवड़ा को, जो कांग्रेस से गए हैं, मिलिंद देवड़ा को भी चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। गपबाजी का आलम यह है कि यह फैसला तो प्रेशर में है, लेकिन मिलिंद इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते नहीं है। क्यों कहा जा रहा है, अंदर खाने की खबर है कि आदित्य ठाकरे उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दबाव बना हुआ है। कुछ पक्का होगा तो वो भी आपको बताएंगे। अब बात झारखंड की करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें खुंटी सीट से रामसूरी मुंडा और सरायकेला की सीट से गणेश महली को टिकट दिया गया है। गणेश महली बीजेपी के बागी नेता हैं जो पार्टी छोड़कर जेएमएम में जुड़ गए हैं। गणेश को सीधा मुकाबला जेएमएम से बीजेपी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का होगा। अब अगली सुर्खी, बंगाल की खाड़ी से उठे साइक्लोन दाना का ओडिशा के तट पर 24 अक्टूबर की रात लैंडफॉल हुआ। साइक्लोन 110 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से तट से टकराया। लैंडफॉल की प्रोसेस करीब 8.5 घंटे तक चली। इस दौरान तूफान की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। दाना के असर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। भद्रक, कंदपाड़ा जैसी जगहों पर 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश का अनुमान है। तूफान के बारे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने लगातार चेतावनी जारी की है। एक्स पोस्ट में आईएमडी ने बताया है कि 25 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे से चक्रवाती तूफान ओडिशा के उत्तरी तटीय क्षेत्र में धामरा से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और हवाली खाटी नेचर कैंप भितरकनिका से 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से केंद्रित था।
इस तूफान के मद्देनजर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है, इसके बारे में एनडीआरएफ के डीआईजी ने विस्तार से जानकारी दी। देखिए, अभी साइक्लोन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तकरीबन 8:30 बजे सवेरे, और फर्दर ये इसमें साइक्लोन लेक स्टॉर्म में तब्दील हो गया है। अगले 6 घंटे में ये अनुमानित है कि ये फर्दर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। जो ग्राउंड से हमें सिचुएशन मिली है पोस्ट लैंडफॉल, उसमें कोई मेजर डैमेज बताया नहीं जा रहा है। कुछ जगहों पर जो रोड ब्लॉक्स हुए हैं पेड़ गिरने से, वाटर लॉगिंग हुई है, इनंडेशन हुआ है बारिश की वजह से, भारी क्षति कोई नहीं है। उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में भी नहीं है। टीम्स हमारी बाहर अभी आकलन कर रही हैं, जहां पर भी उनकी ज़रूरत है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है रोड क्लियरेंस करने के लिए। जो सर्विसेज रोकी गई थी, एयर सर्विसेज, ट्रेन सर्विसेज, उनको अभी खोल दिया गया है और अभी सिचुएशन मुख्यतः नॉर्मलाइज है। वहीं सीएम मोहन मांझी ने बताया कि 5,80,000 से ज़्यादा लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। यह भी बताया कि राज्य सरकार ने शुरू में 10 लाख लोगों को सुरक्षित निकालने का लक्ष्य रखा हुआ था और चक्रवात दाना के बढ़ते बदलते रूप के आधार पर इस लक्ष्य को एडजस्ट किया गया था। यह भी बताया कि राज्य सरकार ने 0 कैजुअल्टी का अपना लक्ष्य रखा था, जिसे हासिल कर लिया गया। अगली सुर्खी में बात भारत चीन के बीच तनाव में कमी से जुड़ी हुई। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। देमचोक में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। दोनों तरफ से अब तक 5 टेंट हटा लिए गए हैं और अन्य टेंट हटाने की प्रक्रिया जारी है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक 24 अक्टूबर की रात तक कई टेंट हटाए जा चुके हैं। एक बार जब सभी टेंट और अस्थायी ढांचे पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे तो दोनों देशों की एक संयुक्त सत्यापन प्रक्रिया शुरू होगी, वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगी। सत्यापन जमीन पर और हवाई सर्वेक्षण दोनों के माध्यम से किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक डेमचोक एरिया में भारतीय सैनिक चार्डिंग नाला के पश्चिम हिस्से से पीछे हट रहे हैं, वहीं चीनी सैनिक नाला के पूर्वी हिस्से की ओर पीछे हट रहे हैं। दोनों तरफ करीब 10 से 12 अस्थायी ढांचे और करीब 12 तंबू बने हुए हैं, जिन्हें हटाने की तैयारी की जा रही है। चीनी सेना ने अपने इलाके में अपने वाहनों की संख्या भी कम कर दी है और भारतीय सेना ने भी वहां से कुछ सैनिक कम कर दिए हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिएगा ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।